नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई के एग्ज़ाम ड्राइंग का हो चुका है। प्रैक्टिकल अभी अगले 2 दिनों में हो ही जाएंगे, 16 और 17 को। उसमें ज़्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं बनता है, लगभग क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज से सीबीटी पेपर्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, कोशिश रहेगी आपको हर दिन थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड वीडियो दिया जाए। टॉप 300 क्वेश्चंस का जो मोस्ट रिपीटेड है, यानी अभी तक एग्ज़ाम्स में आ गए हैं, वो देने का हम एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉप 300 क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आए हैं, और 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी एग्ज़ाम में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए हम ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर नहीं मिलता है तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आईटीआई वालों को पढ़ाना छोड़ दूँगा। अगर इनमें से नहीं आता है तो मैं आईटीआई वालों को पढ़ाना छोड़ दूँगा। इस बात का स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड करके कहीं भी आप रख लीजिए, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए और सभी वीडियोज़, सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं सीबीटी जब होगा तो अलग अलग दिन पेपर हो सकते हैं। तो किसी के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए 300 क्वेश्चन का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। और पता है आपको तो थ्योरी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक एक चीज़ मैं समझा दूंगा, गारंटी देता हूँ हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखना क्लास। क्वेश्चन पसंद आ जाए, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको कैसा लगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, और देखो एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि और क्वेश्चंस की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाए, ध्यान डाइवर्ट नहीं हो। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, हम सब जानते हैं ना। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि इस बार मोटर का आ जाए तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम सेल कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम सोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप पेपर में कर दोगे, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? देखो दोस्तों, 2-3 बातें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है 1 ओम या इससे भी कम। तो एक क्वेश्चन तो देखो ये बन गया, पेपर में आ सकता है कि डीसी मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1 ओम या इससे भी कम। और हमारे जो प्रतिरोध मान के अनुसार होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं: निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। 1 ओम या इससे कम मान का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में आता है, और निम्न प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। डी उत्तर सही होगा। हालांकि इसके अलावा एक ऑप्शन और भी होता है, और वो है संट टाइप ओम मीटर। दोस्तों, ओम मीटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज टाइप और एक होता है संट टाइप। तो जो संट टाइप ओम मीटर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया था। अगर यही क्वेश्चन होता और यूँ लिखा हुआ होता कि इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, तो फिर आपको मेगर करना था, क्योंकि इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में होता है। मेगा ओम का मतलब होता है 10 लाख ओम, और 10 लाख ओम उच्च प्रतिरोध में आता है। उच्च प्रतिरोध नापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
ये तो बहुत ही सिंपल सा है और शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। डीसी मशीनों की जो फील्ड कॉइल है उनकी वाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग करते हैं? सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर वाइंडिंग में सर्वाधिक काम में ली जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी नहीं। डी ऑप्शन है पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर का, तो ये हम काम में लेते हैं सबमर्सिबल पंप की जो मोटर होती है ना, जो पानी में डूब कर काम करने वाली होती है उसमें। और जो स्ट्रिप यानी छड़ आकार का या बार आकार का, जिसको हम पत्ती या चालक बोलते हैं, ये लेते हैं जनरेटिंग स्टेशन के अल्टरनेटरों में काम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए मुझे लगता है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हमारी चल रही है। ज़रूर दोस्तों आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि एक के साथ 3 क्वेश्चन ज़रूर सीखोगे। अभी इसमें भी देखो 2 बताऊँगा। ये कह रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग के शॉर्ट और ओपन सर्किट की जांच करने के लिए आप किसको काम में लोगे? दोस्तों 2 तरह के ग्राउलर काम में लिए जाते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की टेस्टिंग के लिए बाह्य ग्राउलर यानी एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग करते हैं, जबकि एसी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग की जांच के लिए हम इंटरनल यानी आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करते हैं। यानी अभी सी करना है, लेकिन एसी मोटर के स्टेटर में कौन सा काम में लेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको इंटरनल ग्राउलर करना है। बी उत्तर आपका उस समय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी इसमें। ये कह रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर जो होती है ना, उसमें मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए केवल आर्मेचर धारा की दिशा को ही क्यों बदला जाता है? देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये कि डीसी मोटर की घूमने की दिशा बदल कैसे सकते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से सीख जाओगे आप। 2 तरीके होते हैं, या तो आर्मेचर धारा की दिशा बदल दो, दूसरा होता है फील्ड धारा की दिशा बदल दो, आईएफ की दिशा बदल दो, है ना। दोनों में से किसी एक का उपयोग आप कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब कंपाउंड मोटर होती है ना, तो उसमें फील्ड धारा की दिशा को नहीं बदला जाता। आर्मेचर धारा दिशा बदलने वाली विधि को ही प्राथमिकता देते हैं। इसका रीज़न होता है कि कई बार क्या होता है कि फील्ड की दिशा बदलने में हम क्या करते हैं कि केवल सीरीज फील्ड के सिरे जो D1 और D2 होते हैं ना, उनको ही बदल देते हैं। शंट फील्ड के सिरे E1 और E2 होते हैं, उनको बदलना ही भूल जाते हैं। और ऐसी गलती अगर हो गई तो क्या होता है, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर थी वो डिफरेंशियल कंपाउंड बन जाती है, और डिफरेंशियल कंपाउंड थी वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड बन जाती है। ऐसे में फिर रिस्क नहीं लेते और केवल आर्मेचर धारा की दिशा बदलते हैं, जिससे मोटर की विशेषता बनी रहती है। मेंटेन मोटर करेक्टरिस्टिक इसका उत्तर आ जाएगा, यानी मोटर की विशेषता बनी रहे। मोटर क्यूमुलेटिव है तो क्यूमुलेटिव रहेगी, और डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल रहेगी। आगे देखो दोस्तों, एसी मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री गणना करने का सूत्र क्या है? 2 सूत्र होते हैं। एक तो इस ऑप्शन में आप देख लोगे क्वेश्चन में, और दूसरा मैं आपको बता दूंगा। तो 180 इंटू नंबर ऑफ पोल होता है, ठीक है। 180 डिग्री इंटू पोल की संख्या होता है, और दूसरा होता है 360 इंटू पोल के जोड़े, यानी पेयर ऑफ पोल बोलते हैं उसको। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आ सकता है, ध्यान रखना। कई बार कन्फ्यूजन के लिए दूसरा वाला दे देता है वो, तो आप दोनों को याद रखिएगा। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चीज़ें हैं दोस्तों। ये सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2020 के एग्ज़ाम में भी आए थे, और इस बार भी पूरे चांसेज हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 10 HP की 3 फेज मोटर की रनिंग कंडीशन के लिए फ्यूज की रेटिंग कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से देखो, मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीखोगे। सबसे पहली बात, 1 HP की 3 फेज मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पीयर करंट लेती है। कितना लेती है? 1.5 एम्पीयर करंट। तो अब हमसे ये पूछा जाए कि 10 HP की मोटर का करंट कितना हुआ, पहले तो ये बताओ, फुल लोड करंट कितना हुआ। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो मोटर का करंट कितना हो गया? 15 एम्पीयर। अब क्या होता है दोस्तों, जो फ्यूज लगता है ना, वो जनरली रेटेड करंट का 1.5 गुना लगता है। यानी एक तो करंट जो है ना वो HP का 1.5 गुना था, फ्यूज जो है वो करंट का 1.5 गुना था। अब करंट आया 15 एम्पीयर, 15 का 1.5 गुना करो,
ये लगभग 22.5 एम्पियर आएगा। अब 22.5 एम्पियर का फ्यूज़ तो आता नहीं है, तो फ्यूज आता है फिर 25 एम्पियर का। तो 10 एचपी की मोटर के लिए कम से कम 25 एम्पियर का फ्यूज हमें लगाना पड़ेगा, तो वो फ्यूज नहीं उड़ेगा और आराम से मोटर जो है वो रन करती रहेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और यार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। आगे देखो क्वेश्चन, 6 पोल एसी मोटर की टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है। देखो दोस्तों, अभी ऊपर जस्ट 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। आप देखो यहाँ पर पोल हमें स्पष्ट दिए हैं, कितने? 6। 180 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1080 डिग्री उत्तर हो गया। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंगल फेज़ की किस प्रकार की मोटर चित्र में आपको दर्शाई गई है। देखो, अगर ध्यान से आप देखते हैं ना, तो 2 कैपेसिटर हमें स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, और इस मोटर का फिर क्या नाम रखेंगे? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। देखो, यूनिवर्सल मोटर की पहचान है कि इसमें आर्मेचर होगा और एक फील्ड वाइंडिंग होगी। परमानेंट कैपेसिटर मोटर की पहचान है एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की पहचान है कि ये कैपेसिटर नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ ये नीचे वाला कैपेसिटर होगा, यानी ये सेट होगा, ऊपर वाला ये कैपेसिटर नहीं होगा। अभी आपका यहाँ पर डी उत्तर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल्टरनेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, इन दोनों की रेटिंग केवीए में होती है, जबकि मोटर की रेटिंग जो है वो किलोवाट में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ भी गया है। ये कह रहा है कि रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर उपयोग करने का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, रोटेशन के आधार पर, घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर 2 प्रकार का होता है, एक तो रोटेटिंग फील्ड और दूसरा रोटेटिंग आर्मेचर। अब आर्मेचर जब रोटेट करता है ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि आउटपुट में स्लिप रिंग्स की संख्या हमें बढ़ानी पड़ती है। अगर सिंगल फेज़ का है तो 2 स्लिप रिंग लगेगी, 3 फेज़ डेल्टा है तो 3, 3 फेज़ स्टार है तो 4। लेकिन अगर फील्ड रोटेट कर रहा है तो हमारा 2 स्लिप रिंग से ही काम चल जाएगा, और वो भी दोनों स्लिप रिंग आउटपुट लेने के काम नहीं आ रही है। फील्ड रोटेट कर रहा है तो आउटपुट तो हम सीधे वाइंडिंग से ले रहे हैं, स्टार या डेल्टा में जोड़कर, क्योंकि स्टेटर जो है वो स्थिर भाग है। यहाँ पर जो अभी 2 स्लिप रिंग लग रही है वो रोटर को डीसी देने के लिए लगाई जाती है। डी उत्तर आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोटरी कन्वर्टर में भाग एक्स से जो दर्शाया गया है उसका काम क्या है। अब देखो दोस्तों, ये है सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर तो होना चाहिए ए, लेकिन निम्मी की बुक में इसका डी दिया हुआ है। आपको इसका डी उत्तर ही करके आना है, क्योंकि निम्मी जो है वो अपना ही आंसर मानती है। हमें पेपर में सही उत्तर से मतलब है, नंबर मिलना चाहिए, 2 नंबर मिल जाएंगे, निम्मी इसको सही मान लेगा। एक्चुअल में तो देखो, एक्स से जिस भाग को दर्शा रखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भाग कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर का काम एसी को डीसी करना होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने डी उत्तर माना है, कोलेक्ट दी डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, यानी जो डीसी करंट आगे इसको देना है उसको एकत्रित करना, इसका काम इन्होंने माना है। तो आपको पेपर में डी उत्तर ही करके आना है, ए नहीं करना है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि हमें पूरे नंबर चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। निम्मी जिसको सही मान रही है हम भी उसी को सही कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एम्पलीफायर का कौन सा प्रकार आपको दिखाया गया है। दोस्तों, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। जब सेम डायग्राम आपके सामने आ जाए तो इसका उत्तर कर देना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं Q1 और Q2 नाम के, और इसको बोलते हैं पुश एंड पुल एम्पलीफायर।
पुश पुल एम्पलीफायर जो है ये क्लास बी एम्पलीफायर का प्रकार या उसकी श्रेणी में आता है। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर इसका उत्तर कर देंगे हम। ठीक है, एक जो है वो पुश करता है, दूसरा जो है वो पुल करता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पेपर में रिपीट हुए हुए हैं। पूरे चांस है आपको अपने पेपरों में भी देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से सक्रिय घटक कौन सा है। देखो, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक में काम में लेते हैं, तो यहाँ पर सक्रिय ट्रांजिस्टर हो जाएगा, डायोड, यूजेटी, एससीआर। अगर इस तरह के ऑप्शन हो तो वो सारे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर की, तो ये तीनों पैसिव घटक है। तो एक्टिव पैसिव दोनों घटकों के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड के लिए किस कोड को इंगित किया गया है। यूँ पूछा है, निम्न में से कौन सा सिलिकॉन वाला है। देखो दोस्तों, मैं आपको ये सारी कोडिंग बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। देखो, पहले होती थी पुरानी कोडिंग, अब आ गई नई कोडिंग, और एक होती है विदेशी कोडिंग। टोटल 3 तरह की है। ये जो ओ से स्टार्ट होती है ना, ये होती है पुरानी कोडिंग, और यहाँ ओ का मतलब केवल सेमीकंडक्टर होता है, केवल अर्धचालक होता है। यानी ये यूँ बता रहा है कि ये एक अर्धचालक युक्ति है। और इसमें फिर ए जो है ना, वो बताती है कि ये डायोड है। यानी ये यूँ कह रहा है कि ये सेमीकंडक्टर डायोड है। किसका बना हुआ है नहीं पता, ये पुरानी पद्धति में ऐसे होता था। ठीक है, और नई पद्धति में क्या होता है कि पहला अक्षर जो होता है ना, तो जैसे ये बी वाई वाला है ना, ये नई पद्धति वाला है। इसमें पहला अक्षर ये बताता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर यूज हुआ है। जैसे ए अगर है तो वो बताता है कि जर्मेनियम है, बी अगर है तो वो बताता है कि सिलिकॉन है, सी बताता है गैलियम आर्सेनाइड है, और डी बताता है कि गैलियम फास्फाइड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना बी उत्तर सही हो जाएगा, बी वाई 128, ये जर्मेनियम सिलिकॉन है। अगर ए वाई होता तो वो जर्मेनियम होता। अब आते हैं दोस्तों जंक्शन वाली प्रणालियों पर। तो आई एन नहीं, ये 1N होता है, और ये यूँ बताता है कि ये ऐसी युक्ति है जिसमें एक जंक्शन होता है, और एक जंक्शन वाली युक्ति है जैसे हमारा डायोड। दूसरा जैसे है ना, तो वो ये कह रहा है कि ये 2 PN जंक्शन वाली युक्ति है जैसे ट्रांजिस्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सीखने को मिले। माय डियर, अगर आप हमारे चैनल से सीख रहे हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपको और भी इसी तरह के कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हमारा चैनल बहुत बेस्ट है, बहुत काम आएगा आपको। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में इस सामग्री का नाम क्या है। दोस्तों, ये केबल बांधने की काम आती है। ठीक है ना, तो अब इसमें केबल बांधने के 2 ऑप्शन है कि नाइलॉन वाली टाई है कि बाइंडिंग स्ट्रेप है। तो केबल बाइंडिंग स्ट्रेप है। ये जो तारों का गुच्छा होता है ना, ऐसे बहुत सारी तारें जो रेसवेज में से गुजरती है, उन सबको एक साथ बांधने के ये काम आता है। प्रैक्टिकली बहुत है अपने प्लांट में, पैनल बोर्डों में आप जब भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये गुटका सा जो आप देख रहे हैं, गुंडी बोलते हैं इसको, ये गुंडी इसमें डाल के फंसा दिया जाता है। तो केबलों का जो ऐसे गुच्छा होता है ना, बिखरी हुई नहीं रहती है, सब एक जगह एकत्रित हो जाती है। डी उत्तर होगा, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो न्यूनतम एक्सेप्टेबल वर्किंग वोल्टेज कितनी है। दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया मैं आपको बता दूँ कि 240 वोल्ट को सप्लाई वोल्टेज में मानते हैं, और वो मानते हैं अपन LT सिस्टम में। LT सिस्टम में 5% का विचलन मान्य है, प्लस माइनस का। यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, 240 वोल्ट का 5% वोल्टेज जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। 240 का अगर आप 5% करते हैं तो ये आएगा 12। 240 में से 12 माइनस कर दो, यानी कम से कम 228 वोल्ट एक्सेप्ट है। और मान लो यही क्वेश्चन होता कि अधिकतम स्वीकार्य वोल्ट कितने, तो फिर 12 वोल्ट इसमें जोड़ देते, यानी 252 वोल्ट एक्सेप्टेबल है। कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकला कि 228 वोल्ट से लेकर 252 वोल्ट के बीच बीच में यदि इस सिस्टम से हमें वोल्टेज मिलती है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों ड्राइव से संबंधित है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ड्राइव वाला 100% पेपरों में क्वेश्चन आएंगे, कन्फर्म है, पढ़ करके जाना। ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है। दोस्तों ड्राइव होता है मोटर को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारी मोटर सिस्टम होता है ना, क्योंकि हम मोटर को सीधा कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। आजकल तो इसको VFD या AFD के नाम से जानते हैं, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ऐसे DC में होता है तो वो चॉपर कहलाते हैं, चॉपर सर्किट आते हैं DC के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि DC ड्राइव में BOP का पूरा नाम क्या है। DC का जो ड्राइव पैनल होता है ना, उसमें BOP एक होता है, इसको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशनल पैनल। बी उत्तर सही होगा। यहाँ पर LED वगैरह सब कुछ लगा रहता है, जिससे अपन क्या इसका एनालिसिस कर सकते हैं। सब कुछ इसमें अपने को इंडिकेट होता रहता है, सब कुछ दिखाई देता है। स्टार्ट, स्टॉप, कंट्रोल, रिवर्स, फॉरवर्ड, ये सारे इसमें कमांड होती है, तो इसको BOP बोलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है UPS का पूरा नाम क्या है। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS का पूरा नाम होता है ना। तो बस दोस्तों यही थे आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। इसी तरह से आपको और एग्ज़ाम से पहले लगभग सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना।